क्लास 10th तक पता नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। जब सरकार के पास इतनी योजना और इतना पैसा है तो ये लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा? ये कहा जाता है। जिन भी लोगों के पास हम जाते थे हमें 2 या 3 चीजें ही सुनने को मिलती थी। ये काम आपका नहीं है, ये काम सरकार का है। मुझे बार बार ये लगता रहा कि मैं ये छोड़ देता हूँ और वो जो मेरे साथी थे जो कह रहे थे कि जॉब कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं या CA बन जाते हैं, मुझे बहुत बार लगा कि वो सही कह रहे हैं। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अगले 10 साल मैं अपने जीवन के इस आइडिया को दूंगा, चाहे मुझे सफलता मिले। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। मेरा नाम अनिकेत है और मैं हकदर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशंस का को-फाउंडर हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ये क्लास 10th तक पता नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, पर ये ज़रूर पता मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ गए थे कि मुझे क्या नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा था बिजनेस करते हुए। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रुझाव था बिजनेस करने के लिए। तो मैं वहाँ से फोकस करने लगा कि अगर मैं कुछ अपना काम करूँ, पर किस स्पेस में करूँ ये क्लैरिटी नहीं थी। साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंस ये भी था कि जो मेरी मदर एक टीचर है और जो मैं देखता था अपने आसपास कि कुछ मुझे इस स्पेस में भी करना है। तो जैसा सब लोगों के साथ और काफ़ी लोगों के साथ होता है, मैं कंफ्यूज था। अपने क्लास 12th में उसी लक्ष्य को अपने सामने रखकर मैंने काफ़ी मेहनत करी और अपने 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स में ISC में मैंने टॉप किया, स्टेट में, स्कूल में, और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ कि किसी तरीके से मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। थैंकफुली मेरे उतने नंबर आए और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन ले पाया। पर मुझे कॉमर्स पढ़ना नहीं था, क्योंकि मेरा एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो गया था, जो एक पूरे इंडिया का इतना बड़ा कॉलेज है। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, पर मेरा रुझाव फिर भी इकोनॉमिक्स में रहा। पूरी यूनिवर्सिटी में मैं कोशिश करता रहता था कि कैसे दूसरे कॉलेजेस में जाऊँ या किसी भी प्रोफेसर की वो क्लास अटेंड कर लूँ जो फिलॉसफी के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है, पॉलिसी के ऊपर है। वो एक पहले 2 साल फिर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। फिर से ये लगा कि अच्छा, अगर आगे पढ़ाई करनी है तो 2 से 3 साल इकोनॉमिक्स पॉलिसी ग्राउंड पे काम करते हैं, अपना रेज्यूमे बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि अभी तो रेज्यूमे कुछ है ही नहीं। तो वहाँ से वो थिंकिंग आई कि 3 से 4 साल कहीं गाँव में या कहीं शहरों में पॉलिसी के ऊपर, ग्रास रूट के ऊपर काम करते हैं कॉलेज के बाद, और उसके बाद इंडिया से बाहर US में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे। तो वो जब मैं 20 साल का था अपने फाइनल ईयर में, तब मैंने ये तय किया कि अब अगले 3 से 4 साल इस स्पेस में काम किया जाए। तो ये बात है 2009 की, और तब हमारे कॉलेज में आया टीच फॉर इंडिया। टीच फॉर इंडिया एक संस्था है जिसमें यंग लोग, लड़के और लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए। 2 साल की ये फेलोशिप होती है, और उस साल टीच फॉर इंडिया इंडिया में शुरू ही हुआ था। तो हमारे कॉलेज में जब वो आए तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और ऐसा एक अलग चीज़ लगी, क्योंकि जितने भी मेरे साथ में मेरे दोस्त थे या साथी थे, वो उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे या MBA के लिए अप्लाई कर रहे थे या CA बनने के लिए अप्लाई कर रहे थे, जो मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे नहीं करना था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई, ये एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसमें कुछ ऐसा मुझे पता नहीं था, कोई भी श्योरिटी नहीं थी कि इसके बाद आपको क्या करेंगे। इस 2 साल की अपॉर्चुनिटी में मुझे क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला पूना के एक सरकारी स्कूल में। और वहाँ वो 2 साल मेरे लिए, जब मैं वहाँ पे शुरुआत में गया था 2010 में, तो मेरी वही थिंकिंग थी कि यहाँ पे 2 साल की फेलोशिप में काम करूँगा, इसके बाद शायद 1 साल या 2 साल और कहीं किसी NGO में या किसी संस्था में काम कर अपना रेज्यूमे बढ़िया बनाकर US या यूरोप या कहीं और पढ़ाई के लिए चला जाऊंगा, और फिर देखेंगे क्या करेंगे। पहले 3 महीने जब मैंने ट्रेनिंग ली टीचिंग की फेलोशिप में, और जब उस क्लास 2 के बच्चों की क्लासरूम में गया, 75 बच्चे थे और उसमें मेरे साथ एक को टीचर भी थी। तो पहले 3 महीने में मुझे लगा कि अब मैं वापस शिमला चला जाता हूँ, क्योंकि इससे डिफिकल्ट और पढ़ाने से टफ चीज़ कोई नहीं होती। जो रिस्पेक्ट मुझे उस दिन अपनी मदर और उनकी फैमिली के लिए आई थी, तो वो 3 से 4 महीने बहुत ही ज़्यादा कठिन थे। पर उस साल के एंड तक, जब तक ये सेशन उस साल का ख़त्म होने लगा, तो 2 चीज़ें होने लगी। एक,
मेरा इन बच्चों के माता पिता और ज़्यादातर कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा मुलाकात होने लगी। और दूसरी चीज़ जो होने लगी कि मैं अपनी टीचिंग को, अपने क्लासरूम में जब मैं पढ़ाने लगा, उसको मैं एंजॉय करने लगा, क्योंकि वो चैलेंजिंग था, वो तब भी बहुत कठिन था, पर उसको अब मैं धीरे धीरे एंजॉय करने लगा था। और उसका परिणाम ये आया कि 1 साल के बाद उन 75 में से करीब 15 बच्चे मेरी क्लास के स्कॉलरशिप स्कूल्स में गए, मेरे और मेरी को टीचर की मेहनत से। उस तरीके का जो मुझे दिखा कि बच्चों को जो फायदा मिला, उससे मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। मेरा ज़्यादा फोकस क्लासरूम से ज़्यादा कम्युनिटी में उनके पेरेंट्स के साथ, उनके माता पिता के साथ मैं ज़्यादा टाइम बिताने लगा। उनसे पूछता था कि उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, उनको सरकार से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और वहाँ पहली बार मुझे ये लोगों ने बताया और ये मुझे समझ में आया कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, और मैं एक पढ़ा लिखा 22-23 साल का लड़का, जिसके पास उस टाइम भी एक्सेस था कि मैं कंप्यूटर खोल सकता हूँ, वाईफाई खोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी 1G या 2G उस टाइम इंटरनेट था, उतना मेरे पास एक्सेस था, पर तब भी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि कितनी योजनाएं हैं, कि अगर मैं किसी की मदद भी करना चाहता हूं तो मुझे पता ही नहीं है कि उनको हेल्थ की योजना मिल सकती है या पेंशन की या एजुकेशन की, कैसे ये पता करें। तो वो प्रॉब्लम उस टाइम मैंने देखी, पर मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। पर मेरे दिमाग में, मेरे कहीं जहन में वो रह गई कि ये जब सरकार के पास इतनी योजना और इतना पैसा है, तो ये लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा, ये कहाँ जाता है। तो 2014 की शुरुआत में मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब मैं अपना जो दूसरा जिंदगी का इन्फ्लुएंस है, जहां पे मैं अपना कुछ करना चाहता था, अब उसका टाइम आ गया है। कम से कम मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो 2014 में मैंने अपने एक मित्र के साथ एक फाउंडेशन स्टार्ट करी, जिसका नाम था हैंड्स फॉर यू फाउंडेशन। और उसमें हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, जिसका आपने शायद नाम सुना हो, विकिपीडिया, जो बहुत हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, कि किस तरीके से एक सिंपल हम एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां लोग अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सके। पर हमने 1 साल उस पर काम किया, हमने रिसर्च पे काम किया, हमने काफ़ी लोगों से बात करी। मैंने उस टाइम बाकी सब कुछ अपना, जो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर संस्थाओं में काम करता था, वो भी छोड़ दिया। कि हमें इस बारे में तो सफलता मिली कि ये प्रॉब्लम है, इतना हमें जो डेटा मिला, जो लोगों से बातचीत करी, उसमें ये बहुत ही क्लियरली निकल कर आया कि हाँ, किसी भी जो भी इस वर्ग में काम करते हैं, लो इनकम फैमिलीज जिनको हम कहते हैं, आर्थिक जिनको कठिनाइयां होती हैं, सामाजिक कठिनाइयां जिनको होती है, जिनके लिए योजनाएं बनती हैं, उनको इनके बारे में पता नहीं। और ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। पर जहां हम कंप्लीटली फेल हुए, वो है इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का बिजनेस मॉडल लाने। क्योंकि जिन भी हम लोगों के पास जाते थे, और उस टाइम ये एक कंपनी नहीं थी, ये एक संस्था थी, एक फाउंडेशन थी, एक एनजीओ हमने स्टार्ट किया था, हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके की फंडिंग रेस करने में नाकाम रहे। हमने अपने जो भी सेविंग्स या पैसे थे उनको तो इसमें डाला, पर जिन भी लोगों के पास हम जाते थे, हमें 2 या 3 चीज़ें ही सुनने को मिलती थी। ये काम आपका नहीं है, ये काम सरकार का है, ये आप जानकारी देकर क्या करेंगे, इससे लोगों को कैसे फ़ायदा होगा, आप इसका कैसे बेनिफिट दिखाएंगे, आप इसका कैसे डेटा दिखाएंगे। जो ये सवाल ज़्यादातर आज भी पूछे जाते हैं और तब भी पूछे जाते थे। तो वहाँ से 2014 के अंत में मैं 3 महीने के लिए शिमला वापस चला गया। काफ़ी हताश था, काफ़ी दुखी था कि ये आइडिया नहीं चला। पर फिर मैंने सोचा कि अब दोबारा किसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो इतने मेरे दोस्त हैं या इन संस्थाओं के द्वारा जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे थोड़ा काम मांगता हूँ, थोड़े टाइम और इसके ऊपर काम करेंगे। पर अब दोबारा कुछ अपने एग्जाम देते हैं और इंडिया से बाहर चलते हैं। जो पहला प्लान 1 था कॉलेज के बाद, कि काम थोड़ी देर टाइम करेंगे, उसके बाद अपनी परीक्षा देकर यूएस या यूके या यूरोप कहीं पॉलिसी पढ़ने जाएंगे। तो वो 2015 की शुरुआत में मेरा ये इस तरीके का मैंने सोच लिया था कि ये ज़रूरत है, पर मैं शायद मैं सही नहीं हूँ ये करने के लिए, क्योंकि मुझे इतनी नाकामी देखने को मिली। और उस वक्त करीब 2015 जुलाई में मेरी मुलाकात हुई हकदर्शक के हमारे को फाउंडर PR गणपति से, जो उस टाइम एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो के प्रेसिडेंट थे। उससे पहले उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टाटा और इन्फोसिस में काम किया था, यूएस में काम किया था। और उनसे मेरी बैंगलोर की आधे घंटे की मुलाकात में उन्होंने मुझे बोला, जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है। इनफैक्ट वो भी इसको ऐसा ही आइडिया करने का सोच रहे थे। तो एक 15 से 20 मिनट की मीटिंग में हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम मिलकर हक दर्शक स्टार्ट करेंगे। और वो मुझे जब वो इस मुलाकात से मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे 1.5 साल की मेहनत उस 20 मिनट की मीटिंग में निकल कर आई। और वहाँ से मैंने ये डिसाइड किया कि अब वापस इस आइडिया पे काम किया जाए और अगले अपने 10 साल जीवन के मैं इस कुछ भी हो इस पे ही लगाऊंगा। तो हमें तो ये एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि किसी भी तरीके से हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हम पे विश्वास करे और हमें थोड़ी फंडिंग या दे और थोड़ा और रास्ता दिखाए। उस करीब 20 मिनट की मीटिंग से बाहर आया, तब मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे 1.5-2 साल की जो मेहनत है या पिछले इवन 5 साल से जो मैं देख रहा हूँ उसको अचानक 20 मिनट की उस मीटिंग में क्लैरिटी आ गई। उसमें मुझे एकदम से वो अपॉर्चुनिटी दिख गई वो कि ये भी अब मुमकिन हो सकता है। पर वहाँ से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अगले 10 साल मैं अपने जीवन के इस आइडिया को दूंगा, चाहे मुझे सफलता मिले चाहे मुझे निराशा मिले, पर मैं इसको अब आइडिया को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं बाहर पढ़ने या कहीं और बाद में सोचूंगा, पर अब इसको 10 साल दूंगा। और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एक कठिनाई ये आई कि अब हमने डिसाइड तो कर लिया, पर अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करें, क्योंकि किसी भी आइडिया को सोचने के लिए आपको 2 या 3 लोग ऐसे चाहिए जो आप पे विश्वास करते हैं, पर उसके जो अगले स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, क्योंकि उसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि अब अपनी लाइफ से क्या गिव अप करेंगे। और वहाँ से मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जो भी कर रहा था उसको छोड़ दूंगा। उनसे मुलाकात बैंगलोर में होने के 1 हफ्ते बाद मैं IIM अहमदाबाद गया। वहाँ पे एक इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा था, उसका कंपटीशन था, वहाँ पिच किया अपने आइडिया को। लकीली हमारे पिच में उस टाइम दम था और हम उस पिच को जीत गए। और अगले 3 महीने हमें IIM अहमदाबाद से इंक्यूबेशन सपोर्ट मिला, मेंटरिंग मिला, और उन लोगों से हमें ये बेनिफिट मिला कि हम इस संस्था को एक कंपनी की तरह एक रूप दे सकें। तो अगले 3 से 4 महीने, उस 2015 के अंत के 3 से 4 महीने में हमने बैंगलोर में एक टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढा, उससे अपना ऐप पे काम शुरू किया। मैं वापस उन्हीं पूना के पास गांव में गया, उन लोगों से मिला और उनके साथ वो अपने प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया। और फिर मैं वापस जब जनवरी में बैंगलोर आया तो हमने हकदर्शक प्राइवेट लिमिटेड, हकदर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 6 जनवरी 2016 को रजिस्टर करा। वहीं पे हमने पहले 3 महीने में जो मेरे को फाउंडर थे PR गणपति, उनकी मदद से एक एंजल इन्वेस्टमेंट रेस करी। एंजल इन्वेस्टमेंट एसेंशियली वो लोग डालते हैं जो आपको जानते हैं या आपके आइडिया पे विश्वास करते हैं। उस टाइम आपके पास ना ही कोई नेसेसरली बिजनेस प्लान होता है, बस एक आइडिया के ऊपर अगर कोई पैसे डाले। तो वो 10 लोग को हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें उस टाइम 1,25,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट दी। साथ ही साथ हम इस इन्वेस्टमेंट के अलावा IIT दिल्ली, JPAL, NASSCOM फाउंडेशन, इनके अवार्ड्स भी जीतते रहे। तो इन 2 तरीकों से हमें एक कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि एक तरफ तो अब एक के बजाय 10 लोग हैं जो इस आइडिया पे, इस कंपनी पे विश्वास कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। और दूसरी तरफ ये जो कॉम्पिटिशन्स थे, जो सारे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस अपने कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे, उसमें हमें जीत भी मिल रही थी, सराहना मिल रही थी कि हाँ, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और पहले साल फिर हमने फोकस किया कि ये जो 1,25,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली है, इससे हम कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा वेस्ट ना करें और अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और पक्का बना लें। तो हमने 2 चीज़ों पे वो इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल किया। एक शुरुआत की एक छोटी टीम बनाई जो काम कर रही थी योजनाओं की रिसर्च के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब हम बहुत कोशिश हमने करी कि हम लोगों के पास जाएं और पूछे कि किसी ने तो सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ तो रिसर्च करी होगी, कुछ तो किया होगा, और हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। तो हमें ये समझ में आया ये रिसर्च तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही इसको खड़ा करना पड़ेगा एक संस्था की तरह, एक वर्टिकल की तरह अपनी कंपनी में। एक हमने वो टीम बनाई और दूसरी बैंगलोर में एक टेक्नोलॉजी टीम बनाई जो हमारे ये मोबाइल और वेब ऐप बनाने पे काम करने लगी। इसको करते करते हमें 2017 के एंड तक हमें ये टाइम लग गया ये बनाने के लिए कि ये योजनाओं की रिसर्च और टेक्नोलॉजी काम कर रही थी। पर अब हमारे पैसे खत्म हो गए थे। अब हमें एक बिजनेस प्लान चाहिए था, एक आइडिया चाहिए था, क्योंकि ये थी एक कंपनी, ये कोई NGO नहीं था कि यहाँ पे लोग हमें पैसे देते या डोनेशन देते। तो हमें अपना एक बिजनेस प्लान बनाना था और इसके लिए अब हमने पायलट करने की कोशिश करी। पायलट मतलब कि हम
कोशिश करते रहे कि कैसे किसी भी छोटी कंपनी के साथ काम किया जा सकता है क्या, या किसी और संस्था के साथ काम करके हम किसी लोगों को योजनाएं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी समझ में आने लगा था कि डायरेक्टली लोगों को अपनी ऐप डाउनलोड कराने का मतलब है कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, और वो लोग इस आर्थिक स्थिति में है कि शायद इन योजनाओं की सर्विस के पैसे भी ना दे पाए। तो उस वक्त हमने अपने मॉडल में 2 चीजें लाई। एक कि हम एजेंट्स बनाएंगे, हम विमेन एजेंट्स को ट्रेन करेंगे गांव में, हर गांव में, और वो हमारी हकदर्शक एजेंट बनेगी, क्योंकि इन गांव में ऑलरेडी बहुत सारी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू या आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर, ये जो सब गांव में होते हैं, ये लोग और काम डिजिटली कर ही रहे थे। तो हमने कुछ पार्टनर्स के साथ उस वक्त इन महिलाओं को ट्रेन किया, और पहली 100 महिलाओं को हमने महाराष्ट्र और राजस्थान में ट्रेनिंग दी अपनी ऐप पर। और अब जो दूसरा बड़ा सवाल था कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने ये एक एजेंट मॉडल भी बना दिया, अब हम अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे, क्योंकि ये भी क्लियर था कि ये जो लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा योजनाओं की ज़रूरत है वो तो इसके पैसे दे नहीं पाएंगे। सरकार के साथ हमने बहुत कोशिश करी, पर यह भी समझ में आने लगा कि अगर सरकार के ऊपर अपनी इनकम का मॉडल या रेवेन्यू मॉडल बनाएंगे तो उसमें और बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कुछ कॉरपोरेट्स के साथ काम करने की, जो कंपनीज हैं। हमने शुरुआत में हमें अपॉर्चुनिटी मिली गोदरेज कंस्ट्रक्शन, टाटा पावर, जिंदल स्टील, ये 3 बड़ी कंपनियों के साथ हमें 2018 में बहुत ट्राई करने के बाद बहुत और सारी कंपनीज जिनके मैं यहाँ नाम शायद ना लूँ, उनसे निराशा और ना सुनने के बाद हमें इन 3 कंपनीज ने एक मौका दिया। सबसे पहले हमें गोदरेज ने मौका दिया कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और इनको हम चाहते हैं कि आप योजनाएं पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि इनका, और ये 2018 जनवरी की बात है, कि आप इन्हें आधार और पैन कार्ड, क्योंकि तब भी लोगों के पास आधार सबके पास नहीं था तो पैन कार्ड नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, वो लिंक्ड नहीं था, जो आज भी बहुत लोगों का लिंक नहीं है, वो 2018 में इन वर्कर्स को वो करवाना चाहते थे। उनको हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, इन सब के बारे में जानकारी देना चाहते थे। और वहाँ से जब हमने 2000 वर्कर्स को 3 महीने के अंदर ये सारी सर्विसेज दिला दी, उससे पहले गोदरेज और अपने पार्टनर्स के साथ ये 1 साल से कोशिश कर रहे थे और वो नहीं कर पाए थे। तो हमें ये कॉन्फिडेंस मिला कि हम ये कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हमारे पार्टनर्स को ने अब और कंपनीज को ये बताना शुरू करा कि ये एक कंपनी है जो लोगों को, जो बिल्कुल आर्थिक, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, या जो लोग वर्कर्स हैं, जिन लोगों के पास पूरी फॉर्मल, जिसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन लोगों तक ये जानकारी और ये योजनाएं पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ से हमें और कंपनीज के पास जाने का मौका मिला, उनको हम ये रेफरेंस देने लगे। और 2020 तक, उन 1-2 सालों में, जब तक कोविड शुरू नहीं हुआ था, तब तक हमने करीब 20 से 25 बड़ी कंपनीज के साथ ये काम करना शुरू कर दिया था। और हम अपना जो बिजनेस मॉडल थे वो प्रॉफिटेबली चला रहे थे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमें शार्क टैंक में आने का मौका मिला, और वो भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हकदर्शक जैसी कंपनियां आपको शार्क टैंक जैसे शोज में नहीं दिखती। आज हमारी ग्रोथ 30 लाख लोगों तक हम पहुंच गए हैं, और हमारा ये सपना है कि अगले 7 सालों में हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे। जो बड़ी सीख है वो ये है कि हमें कोई भी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी, कठिनाइयां आएंगी, आपको ना सुनने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, बल्कि ना आपको ज़्यादा सुनना भी पड़ेगा। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ना कहना भी पड़ेगा। जिन चीज़ों के लिए आप नहीं अग्री करते, उनके ऊपर आपको ना कहकर उन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। आज की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ जोश टॉक्स की टीम को। अगर आपको भी मेरी इस आज टॉक से ऐसा लगा है कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला है, या कोई भी चीज़ इंस्पायर करी है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है, तो उसको कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको और ऐसा लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है तो इस वीडियो को शेयर। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के सपोर्ट के साथ आयोजित करता है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस आर्ट सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स,
सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन एंड म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। सिटी चैंपियंस के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.joshtalks.com/citychampions।